डॉक्टर रविशंकर व्यास, लेक्चरर इन ईएफएम कॉमर्स, मांगीलाल बागड़ी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। मैं आज आपको विभिन्न देशों में जो व्यापार होता है उस व्यापार के अंतर्गत अंतिम रूप से भुगतान करने के लिए क्या तरीका काम में लिया जाए इसके बारे में बता रहा हूँ। आरंभ में स्वर्णमान प्रचलन में था तो टकसाली समता सिद्धांत से विनिमय दर का निर्धारण होता था। उसमें दोनों देशों की मुद्राओं का मूल्य स्वर्ण में था, इसलिए कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन स्वर्णमान के पतन के पश्चात क्रय शक्ति समता सिद्धांत का महत्व ज़्यादा हो गया। क्रय शक्ति समता सिद्धांत, जिसको पीपीपी के रूप में एक आर्थिक अवधारणा है, कहा गया है कि वास्तविक विनिमय दर घरेलू और विदेशी माल के बीच एक के बराबर है। हालांकि यह मतलब नहीं है कि नाम मात्र की विनिमय दर स्थिर या एक के बराबर है। दूसरे शब्दों में पीपी विचार की एक विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं का एक ही वास्तविक कीमत होना है कि एक व्यक्ति एक आइटम घरेलू स्तर पर खरीद किसी अन्य देश में उसे बेचने की क्षमता होनी चाहिए और कोई पैसा नहीं बचता समर्थन करता है। इसका मतलब यह है कि बिजली की एक उपभोक्ता है कि क्या किस मुद्रा के साथ वह खरीदारी करते समय किया जाता है पर निर्भर नहीं करता। खरीद की राशि अर्थशास्त्र का शब्दकोश के रूप में पीपी सिद्धांत परिभाषित करता है। कहा गया है कि एक मुद्रा और अन्य मुद्राओं के बीच विनिमय दर संतुलन में जब उस पर उनके घरेलू क्रय शक्ति के अधिकार पर विनिमय दर के बराबर है। दोबारा समझ लीजिए, ये भाषा थोड़ी जटिल और कठिन है। इसको सरल शब्दों में कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि भारत में रुपये से सामान्य उपभोक्ताओं की वस्तुएं जितनी क्रय की जाती हैं, वही वस्तुएं दूसरे देश की वैसी ही वस्तुएं उस देश की मुद्रा में कितनी क्रय की जाती है। मान लीजिए भारत में 1000 सामान्य वस्तुएं हैं, वो 900 रुपये में क्रय की जाती हैं। ठीक वैसी ही 1000 वस्तुएं अमेरिका में 900 डॉलर में क्रय की जाती है। तो यहाँ 1000 वस्तुएं कॉमन हो गई और भारत के रुपए की राशि है वो 900 रुपये है, जबकि अमेरिकी डॉलर 10 है। तो ऐसी स्थिति में $1 का मूल्य 90 रुपये के बराबर हो गया क्रय शक्ति समता सिद्धांत के अनुसार। अर्थात जिस मुद्रा से भारत में वस्तुएं खरीदते हैं वो मुद्रा की राशि, और अमेरिका से वही वस्तुएं खरीदते हैं और अमेरिकी डॉलर की राशि। तो यहाँ हमारे उदाहरण में $10 में 900 वस्तुएं क्रय होती हैं। तो इस तरह से विनिमय दर का निर्धारण $1 के बराबर हो गया। तो क्रय शक्ति समता सिद्धांत में विनिमय दर का निर्धारण है उन राष्ट्रों की मुद्राओं की क्रय शक्ति के आधार पर होता है। क्रय शक्ति के आधार पर जब विनिमय दर निश्चित होती है तो ऐसी स्थिति में वे वस्तुएं दोनों देशों में एक समान होनी चाहिए, एक जैसी किस्म होनी चाहिए, एक ही कीमत होनी चाहिए। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि विनिमय दर है, इसकी अवधारणा क्रय शक्ति पर निर्भर है और क्रय शक्ति है वो उस राष्ट्र की वस्तुएं हैं उसके ऊपर निर्भर करती है। तो विनिमय दर का क्रय शक्ति समता सिद्धांत है तब लागू होगा जब देश में व्यापार स्वतंत्र हो, मुद्राओं का प्रचलन हो और स्वर्ण में लेन देन न होकर पत्र मुद्रा के अंतर्गत लेन देन होता हो। मैं यहाँ और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि चाहे आयात किया जाए या निर्यात किया जाए,
तो निर्यात करने वाला देश अपनी मुद्रा में भुगतान प्राप्त करना चाहता है और इसमें आपसी समझौता हो तो वो किसी भी मुद्रा में लेन देन हो सकता है। इसलिए क्रय शक्ति समता सिद्धांत अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिससे विनिमय दर का निर्धारण होता है। अब एक बार हमने विनिमय दर निर्धारित कर दी कि भारत की 1000 वस्तुएँ वो 900 रुपये में क्रय होती है और अमेरिका की वस्तुएँ 1000 वस्तुएँ हैं वो $10 में क्रय होती है, तो $1 बराबर 90 रुपये हो गया। अब हम देखते हैं कि मूल्यों में उतार चढ़ाव होता है। मूल्यों में उतार चढ़ाव होता है तो उसका विश्लेषण है वो इंडेक्स के माध्यम से होता है। अब अमेरिका का इंडेक्स है वह स्थिर है और भारत का इंडेक्स है वो बदल गया है। आरंभ में दोनों के इंडेक्स नंबर विनिमय दर निर्धारित की तब 100 था। अब भारत का इंडेक्स 100 से बढ़कर 200 हो गया और अमेरिका का इंडेक्स है वो वही रहा। तो अब है विनिमय दर नई निश्चित करेंगे तो $1 बराबर है 180 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार विनिमय दर है निर्देशांकों के अनुसार घटती बढ़ती है और इसके अंतर्गत ये मान लिया गया है कि क्रय शक्ति है वो दीर्घकाल के लिए स्थिर होगी। अल्पकालीन इसके अंतर्गत विश्लेषण करना संभव नहीं है और विनिमय दर है निर्धारित करने के पश्चात इसमें उतार चढ़ाव की स्थितियाँ रहती हैं और विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति भी इसमें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि वस्तुएं और सेवाएं हैं उससे विनिमय दर निश्चित हुई। विनिमय दर के आधार पर हम देखते हैं उन देशों की मांग और पूर्ति भी क्या होती है, परिवर्तित होती है। तो इसलिए जहाँ पर मांग और पूर्ति रेखा काटती है वहाँ पर विनिमय दर निश्चित होती है। अंत में दिए गए रेखा चित्र में स्पष्ट है कि ई बिंदु पर मांग और पूर्ति काटती है, OR विनिमय दर निश्चित होती है। यहाँ OQ मुद्रा की मांग व पूर्ति दोनों बराबर है। क्रय शक्ति समता सिद्धांत अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत है और दीर्घकालीन सिद्धांत है। इसमें अनेक कमियां हैं और दोषपूर्ण है। उसका कारण यह है कि आलोचना के रूप में हम देखते हैं तो सभी देशों में वस्तुएं एक समान नहीं होती हैं और सभी देशों में आयात निर्यात स्वतंत्र नहीं होता है। सरकार के द्वारा कोटा है, तटकर है और अन्य प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन की शर्तें भी माननी पड़ती हैं। फिर इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सहायता देनी पड़ती है जो निःशुल्क भी हो सकती है, कम दर पर भी हो सकती है। तो इस कारण से विनिमय दर को स्थिर बनाए रखना मुश्किल है और ये विनिमय दर सही नहीं होती है। वास्तव में क्रय शक्ति एक अलग शब्द है। क्रय शक्ति में समय समय पर क्रय शक्ति हमारे पास मुद्रा उपलब्ध होती है, उसके अनुसार घटती बढ़ती रहती है। इसलिए विदेशी विनिमय दर का यहाँ पर आशय यह है कि हम अपनी मुद्रा के बदले में कितनी विदेशी मुद्राएं प्राप्त कर सकते हैं। तो यह परिस्थितिजन्य है कि हमारे विभिन्न देशों से संबंध है, उसके आधार पर विनिमय दर निश्चित होती है और देश की परिस्थितियाँ बदलती है, उसका इस सिद्धांत में समावेश नहीं किया जा सकता। जैसे कि भारत में कोविड-19 के कारण गरीबी, बेरोजगारी, व्यापार, उद्योग, व्यवसाय, कृषि आदि में उतार चढ़ाव आए, उसके हिसाब से क्रय शक्ति हाथों हाथ मालूम करना संभव नहीं है। तो पुरानी क्रय शक्ति के आधार पर चलेंगे, नए इंडेक्स मालूम करेंगे और इंडेक्स है वो पिछले समय से संबंधित होते हैं, इस वर्तमान समय से संबंधित नहीं होते। इस कारण सूचकांक के आधार पर विनिमय दर में परिवर्तन करते हैं, वो भी व्यवहारिक नहीं है। इसमें आयात और निर्यात प्रतिबंध होते हैं। इसके अंतर्गत माल के आयात निर्यात का व्यय होता है, उसको शामिल नहीं किया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार माल जाता है तो ऐसी स्थिति में उस पर सस्ते या महंगे होने की संभावना रहती है। बेशक यह
प्रभावपूर्ण है। इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि माल का निर्माण किया जाता है वो प्रसिद्ध बिग मैक इंडेक्स है, जो कि चाहिए कि सही ढंग से हो, इसमें स्थान है वो महत्वपूर्ण होता है। आप देश माइनेंस में संपत्ति का एक टुकड़ा नहीं खरीद सकते और बोस्टन में ले जा सकते हैं कि अचल संपत्ति की वजह से बाज़ार की कीमतों में बेतहाशा भिन्न हो सकते हैं। साथ ही भूमि की कीमत हर जगह एक जैसी नहीं होती और कीमतों का प्रभाव पड़ता है। इसमें ये कहा गया है कि विनिमय दर में परिवर्तन होता है, उसके हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव पड़ता है। जबकि हम देखते हैं कई बार विनिमय दर के कारण से कीमतें घटती बढ़ती है और कीमतें आंतरिक रूप से घटती बढ़ती है। जैसे हमने अमेरिका, कनाडा आदि देशों से अधिक मात्रा में वस्तुएं आयात कर ली, तो ऐसी स्थिति में वो सस्ती वस्तुएं होती हैं तो घरेलू बाज़ार में कीमतें कम हो जाती हैं। जबकि ये सिद्धांत ये कहता है कि विनिमय दर बदलेगी तो कीमतें बदलेगी, जबकि ये व्यवहारिक नहीं है। इसलिए ये सिद्धांत है, देखने में, सुनने में, समझने में व्यवहारिक लगता है, लेकिन क्रय शक्ति समता सिद्धांत है, उससे भिन्न भिन्न विनिमय दरें हो सकती है। विनिमय दरें हमेशा लंबे समय सफ़र करती है तथा पीपी सिद्धांत का पूर्वानुमान चलाने में अभिसरण नहीं है। इस कारण से यह सिद्धांत काफ़ी कुछ आलोचनाओं का शिकार है, लेकिन इस सिद्धांत का महत्व इसलिए है कि इससे दीर्घकालीन विनिमय दर निश्चित होती है और एक आइडिया आ जाता है कि हमारे देश की मुद्रा का मूल्य कितना है और दूसरे देश की मुद्रा का मूल्य कितना है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सभी देश हैं कृत्रिम विनिमय दरें निश्चित करते हैं, भिन्न भिन्न विनिमय दरें निश्चित करते हैं, अपने स्वार्थ के हिसाब से विनिमय दरें निश्चित करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण आयात निर्यात पर प्रभाव पड़ता है और आयात निर्यात पर प्रभाव पड़ने के कारण से विनिमय दर पर भी प्रभाव पड़ता है। यह सिद्धांत है एक हद तक दीर्घकाल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस सिद्धांत की तुलना में विदेशी विनिमय दर निर्धारण का मांग व पूर्ति सिद्धांत है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। मांग और पूर्ति सिद्धांत के अनुसार विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति है जहाँ पर बराबर होती है, उससे ही विनिमय दर का निर्धारण करना ज़्यादा व्यवहारिक है। अतः प्रिय विद्यार्थियों, आपको क्रय शक्ति समता सिद्धांत भी अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है। टकसाली समता सिद्धांत इससे पुराना है, उसको भी समझना ज़रूरी है कि पहले कैसे हो रहा था और बीच में कैसे क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रयोग किया गया और आज इसकी उपयोगिता कम हो गई है। तो अब हमें नए कौन से सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए, तो अब है मांग और पूर्ति का सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है। विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति बराबर होने पर विनिमय दर निश्चित होती है। मान लीजिए विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ गई तो विनिमय दर बढ़ जाएगी और विदेशी मुद्रा की मांग कम हो गई तो विनिमय दर कम हो जाएगी। इसी तरह से मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई तो विनिमय दर कम हो जाएगी और स्वदेशी मुद्रा की पूर्ति कम हो गई तो विनिमय दर ऊंची हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि व्यवहार में आज डॉलर और रुपये का संबंध निश्चित करते हैं तो बाज़ार में जो सूचनाएं मिलती है, हमें जानकारी प्राप्त होती है कि रुपये का मूल्य घट रहा है या रुपये का मूल्य बढ़ रहा है, तो वो हमारे आयात और निर्यात के कारण से घटता बढ़ता है और देश की आंतरिक स्थिति है उसका प्रभाव पड़ता है, दूसरे देशों की आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। तो इन सब बातों को समझने के पश्चात ये निष्कर्ष निकलता है कि आरंभ में स्वर्णमान में टकसाली समता सिद्धांत, उसके बाद क्रय शक्ति समता सिद्धांत और आज है मांग और पूर्ति का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। मांग और पूर्ति का सिद्धांत इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे देश से ज़्यादा निर्यात होंगे तो विनिमय दर हमारे अनुकूल होगी और अगर हमारे निर्यात कम है तो प्रतिकूल होगी। आयात ज़्यादा होंगे तो विनिमय दर प्रतिकूल होगी और आयात कम होंगे तो विनिमय दर अनुकूल होगी।
वर्तमान में भारत सरकार आत्मनिर्भरता पर ध्यान दे रही है। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य यह है कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए, लोकल के लिए वोकल हुआ जाए। तो इस स्थिति में हमारे आयात क्या होंगे? कम होंगे, घरेलू प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, विदेशी आयात कम होंगे। इस तरह से मांग और पूर्ति का नया संतुलन होगा, जिसके कारण से विनिमय दर हमारे अनुकूल होगी और भारतीय रुपये का जो मूल्य घट रहा है और एक स्थिति ऐसी आ रही है कि क्या भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ेगा, तो ऐसे अवमूल्यन की आवश्यकता नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हम अपने उत्पादों का स्वयं उपयोग करने लगेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। संक्षेप में इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अर्थशास्त्र में विनिमय दर निर्धारण के सिद्धांतों का